नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य यज्ञ आप सभी का अपने YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को अनाउंस पहले से ही हमारे YouTube चैनल पे कर दिया गया था कि आज से हम लोग NCERT क्लास 6 से लेकर 12 तक करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो हम लोग NCERT दे रहे हैं ये हमारा शॉर्ट ट्रिक रहेगा, शॉर्ट नोट्स रहेगा, जिसमें आपको सभी एक चैप्टर के क्लासें मतलब जितने भी मेन पॉइंट है उस पॉइंट को पूरा कर दिया जाएगा। ये पॉइंट मैंने कहाँ से ली हुई है तो दृष्टि IAS से, जिसे आप लोग विजन IAS के नाम से जानते हैं, उससे मैंने लिया। ठीक है, अब देखिए मेरा आपसे ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अगर क्लास 6 में आपका भाई आपका बहन भी पढ़ता हो तो उसको भी कह सकते हैं कि यही नोट्स बना ले या फिर अपने क्लासों में पढ़कर जा सकता है। इससे बाहर उसका नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सबसे ज्यादा टफ होता है कंपटीशन। और जब मैंने कह दिया कि ये कंपटीशन में अवेलेबल हो सकता है तो बाकी सब जगहों पे ये क्या होगा, अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरा आपसे ये विनती रहेगी, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारी वीडियोस को पूरा देखें, इन तक देखें। हाँ, हमारी वीडियोस में बाई चांस अगर साइड के दीवारें आ रही हैं, मतलब दीवारें आ रही हैं, तो कोऑपरेट करें, क्योंकि पूरे बोर्ड को कवर करना है मुझे, क्योंकि पूरे बोर्ड में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया हुआ है कि पूरे कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा वाल को कवर कर लिया, क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छा जरूरी है कि हम लोग मेन पॉइंट आपको दे सके। ठीक है, तो आज हम लोगों का जो क्लास है ये क्लास है 6, जो कि साइंस का है, और साइंस के चैप्टर नंबर 1 है। आपसे ये भी रहेगा कि NCERT ही है, जिस चैप्टर का नाम है हमारा भोजन यहाँ कहाँ से आता है। और दूसरा चीज, कभी कभी ये हो सकता है कि हमारी चैप्टर आगे पीछे हो गई हो, तो भाई जो पुरानी बुक है ना तो उसमें पहले दे दिया है, और जो नई वाली बुक है उसको पीछे दे दिया है। तो प्लीज कोऑपरेट और आप अपने NCERT बुक के चैप्टर को मिलाकर ही बात करिएगा। ठीक है, अब देखिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे ये चैप्टर 6 से क्लास 6 का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। हम लोग क्लास 12 तक देंगे, और वो भी मेरा आपसे विनती है कि पूरा सब्जेक्ट देंगे आपको। हम लोग क्या करेंगे, प्लेलिस्ट तैयार किया जाएगा। आप UPSC की, CGL की या फिर SI की किसी के भी एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें NCERT के लिए, अब तो सिंपल बात है NCERT हर जगह पूछी जाती है, तो इसलिए चलिए हम लोग आपको कवर कराते हैं। इससे पहले 2 लाइन मोटिवेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लासों को शुरू करेंगे। ना मैंने गीता पढ़ी है और ना ही गीता का ज्ञान है। ना मैंने गीता पढ़ी है और ना ही गीता का ज्ञान है, मुझे तो बस इतना पता है कि हर मेहनत करने वाले के पीछे भगवान है। अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। देखिए पार्ट 1 है भोजन यहाँ कहाँ से आता है। ऊपर मैंने लिखा हुआ है शॉर्ट नोट्स NCERT फॉर ऑल एग्जाम UPSC IAS एंड स्टेट PCS, क्योंकि सबसे अधिक इसकी महत्वपूर्णता यही रखते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि संगठक किसे कहते हैं भैया, यानी संगठक का सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया है, भोजन बनाने के लिए हमें कई चीजों की आवश्यकता पड़ती है। सच तो बात है भैया, भोजन जब बनाओगे तो तुम्हें कई चीजों की क्या पड़ेगी भैया, नेसेसरी पड़ेगी, यूटिलाइजेशन पड़ेगी। ठीक है, जिसे हम लोग संगठक कहते हैं। अगर उदाहरण मैं दूं तो कच्ची सब्जी यानी कि हरी सब्जी कह सकते हैं, जिसमें कि आप नमक डालते हो, मसाला डालते हो, तेल डालते हो, मिर्चा डालते हो, इत्यादि जो चीज भी कह लो। अगर मैं दूसरा एक एग्जाम्पल दूं तो जैसे भैया एक चावल बनाने के लिए देखो, चावल बनाते हो आप लोग, तो चावल में भैया क्या करते हो, पानी मिक्सिंग करते हो, तो ये भी आपका क्या हुआ, चावल के लिए पानी आपका संगठक कहलाता है। दूसरा अगर मैं कहूँ खाद्य पदार्थों के स्रोत, यानी कि खाद्य पदार्थों के स्रोत कौन कौन से हैं, जिन जिन चीजों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें ही खाद्य पदार्थ के स्रोत कहते हैं। यहाँ पे पदार्थ के स्रोत लिख लीजिए, पदार्थ के स्रोत कर लीजिए। ठीक है, जिन जिन चीजों से हमें अपना भोजन प्राप्त करते हैं, हम अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, उन चीजों को क्या कहते हैं भैया, खाद्य पदार्थ के स्रोत कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं अच्छा से बताऊं तो एक पौधा हमारा खाद्य स्रोत है और एक हमारे जानवर। अगर इनका भी डिटेल से जानना चाहते हैं तो देखिए, जैसे पौधे में आपका गेहूं, धान, चना, दाल, सब्जी इत्यादि, यहाँ तक कि हम कहते हैं दवा भी आपका पौधा से मिल जाता है, तो ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, पौधे के स्रोत हो जाएंगे। फिर अगला हमारा जानवर के स्रोत में देखिए दूध, अंडा, मांस, मतलब और भी जैसे मछली वगैरह खाते हैं, तो ये सब हमारे जानवर हैं। तो जानवर से भी हमें क्या मिलता है भैया, खाद्य मिलता है। इसलिए मैंने कहा कि ये सभी हमारे क्या है, खाद्य पदार्थों के स्रोत हैं। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही होगी और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला टॉपिक है भोजन के रूप, यानी भैया भोजन के रूप कितने होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। पौधे हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं, सबसे पहले मैंने बात कर दिया था। ऐसे तो मैं बात करूं तो पौधा और जानवर दोनों हमारे मुख्य स्रोत हैं, क्योंकि भैया जैसे मान लीजिए हमारे पास पौधा ही है, जानवर ना हो तो हमें दूध कहाँ से मिलेगा, अंडा कहाँ से मिलेगा, ये सभी नहीं मिल सकते हैं। तो खाने योग्य भाग, अब देखिए कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं सॉरी,
कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनका कि अलग अलग पेड़ों के अलग अलग चीजों को खाया जाता है। जैसे कुछ के दो या फिर दो से अधिक भाग खाने योग्य भी होते हैं। ये नोट करने वाली पॉइंट है कि कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनके दो या दो से अधिक पार्ट को खाया जा सकता है। जैसे मूली आपका हो गया, मूली का दोनों पार्ट खाया जाता है, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी। हाँ, सब्जियों में खाया जाता है। उदाहरण के लिए मैंने कहा कि जड़, तना, फल, पत्ता, फूल इत्यादि आप लोग खाते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है भैया कि पौधों के भाग में आप जड़ खाते हो, तना खाते हो, पत्ती खाते हो, फूल खाते हो, ये सभी आप लोग क्या करते हो, खाते हो। नंबर 1 में यहाँ पे देखो आलू का तना खाया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, कुछ मूर्ख ऐसे होते हैं जो कि कर देते हैं सर आलू का जड़ खाया जाता है। आलू का जड़ खाया जाता है या तना खाया जाता है? तना खाया जाता है। नंबर 2 में आता है मूली का जड़ खाया जाता है। ठीक है, मूली का क्या खाया जाता है? जड़ खाया जाता है। लेकिन आपसे एक मेरा और भी रिक्वेस्ट रहेगा कि मूली का पत्ती भी खाया जाता है। इसको ध्यान में रखना भैया। क्यों, कब खाया जाता है? आप लोग नहीं देखते हो दाल वगैरह में डाल दिया जाता है या फिर सब्जियों में डाल दिया जाता है पत्ती को, तो पत्ती भी खाया जाता है। ठीक है, अब देखो हमारा अगला टॉपिक है अंकुरण किसे कहते हैं। अंकुरण बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। यानी जो आपका बीज है, बीज का मतलब होता है सीड। सीड से जब छोटे से पौधे का अंकुरित होता है, उगता है, यानी व्हाइट कलर का, उसी हम लोग अंकुरण कहते हैं। फिर अगला हमारा है अंकुरित। क्या होता है अंकुरित? आम बोलचाल में बीए का जमना अंकुरित कहलाता है। आम बोलचाल मतलब कि हम लोग जैसे बोलते हैं, घरों में जैसे बोला जाता है कि बीए में कुछ भी जम जाता है तो वही हमारा अंकुरित कहलाता है। लेकिन अगर इसको हम लोग डिफिनेशन के अनुसार देखें तो अंकुर बीजों से एक सफेद रंग की धागे जैसी संरचना निकलती है। यानी भैया देखो, जैसे मान लो कि ये मेरा बीज हो गया, बीज में से एक धागे जैसे यहाँ पे व्हाइट कलर का देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या होता है? ये धागे जैसी संरचना निकलती है, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं भैया? अंकुरित कहते हैं। कोई भी चीज अगर आप लोग बोते हो तो 1-2 दिन तक क्या होता है भैया? उसमें अंकुरण आ जाता है, अंकुरित हो जाता है। बशर्ते मैं एक एक्सेप्शन बता रहा हूँ, मतलब एक अपवाद बता रहा हूँ धनिया का। क्यों? क्योंकि धनिया कहा जाता है कि धनिया हमारा क्या होता है भैया? लगभग 21 दिन के बाद जमता है, इसलिए मैंने धनिया को अपवादित कर दिया। इसके बाद आपको जो चीज भी देखो, जैसे धान बोलो या फिर गेहूं देख लो या फिर सरसों देखो, कुछ भी देखोगे तो कितने दिन में हो जाता है भैया? 1 या फिर 2 दिन में आपको अंकुरण उसमें का दिखाई दे देगा। ठीक है, अगला हमारा आता है मकरंद। अब देखिए मकरंद क्या होता है? मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों से मकरंद यानी मीठे रस एकत्रित करके छत्ते में भंडारित करते हैं, जो बाद में यही क्या बन जाता है? शहद बन जाता है। यानी मैं अगर अपने लैंग्वेज में आपको बता दूं कि मकरंद किसे कहते हैं, तो शहद जो बनता है वो मकरंद से ही बनता है। मुझे आशा है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो हमारे कह सकते हैं कि शहद होता है वो हमारे किससे होता है भैया? मकरंद से होता है। और मकरंद का मतलब क्या होता है? मीठा रस। मकरंद का मतलब क्या होता है? मीठा रस, जो फूलों से मधुमक्खियां इकट्ठा करके लाती हैं। और आपको पता होगा कि मध कैसे बनता है? मध देखिए उनके लार से बनता है। एक्चुअली मध कुछ होता नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी फूल पे गई और फूल से रस निकाली, मतलब नेक्टरिंग की। नेक्टरिंग का मतलब हो जाता है जैसे कहीं से वो चूस ली और नेक्टर करके क्या करेंगे भैया? वो ले जाएंगे कहीं पे इकट्ठा कर देंगे। जैसे मान लीजिए उसका ये हेल्प्स हो गया, मतलब जहाँ पे ये लोग रहती हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे? ये लोग इकट्ठा कर देंगी। और इकट्ठे करने के बाद क्या करती है भैया? इसमें अपना लार यानी इंजाइम को क्या करते हैं? उसमें फैला देती हैं, स्प्रेड कर देती है, और यही फिर बाद में जाकर क्या बन जाता है? मध बन जाता है। अब देखिए अगला मैंने लिखा मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में एकत्रित करते हैं। मतलब जो इनके पास स्टोरेज फूड होगा ना भैया, यहाँ पे जो स्टोरेज फूड होगा इसका ये लोग उपयोग किस चीज में कर लेती है? तो स्टोर फूड को शहद के रूप में कर लेती है। ठीक है, अगला पॉइंट मैंने लिखा खाद्य स्रोत के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। यानी खाने के आधार पे, भोजन करने के आधार पे जंतुओं का वर्गीकरण। ऐसे में बेसिकली बताऊं तो 3 प्रकार के जंतु होते हैं। एक हमारे होते हैं शाकाहारी, एक हमारे होते हैं मांसाहारी, एक होते हैं सर्वाहारी। अब इन तीनों पे बात करेंगे कि भोजन करने के टाइप में, मतलब कैसे ये लोग भिन्न होते हैं। तो सबसे पहले आपको बात करूं शाकाहारी। शाकाहारी जो जंतु केवल पादप खाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पादप? यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट? तो इसका मतलब होता है वैसे जंतु जो केवल पेड़ पौधे को खाता है। मतलब ये मांस नहीं खाएगा भैया, बल्कि क्या खाएगा? पेड़ पौधों को खाएगा। वैसे जंतुओं को हम लोग क्या कर देते हैं भैया? शाकाहारी करते हैं। अगला हमारा आता है मांसाहारी, यानी जिससे हम लोग इंग्लिश में इसको कार्निवोरस का नाम देते हैं। तो कार्निवोरस जो जंतु केवल मांस खाता हो या फिर किसी अदर जानवर पे डिपेंड रहता हो, तो उसको हम लोग कह देते हैं मांसाहारी। आपको एग्जांपल बताऊं तो शाकाहारी का एग्जांपल गाय, बकरी और भी बहुत सारे हिरन वगैरह बता सकते हैं।
अगर मैं मांसाहारी का एग्जांपल बताऊं तो आप बाघ, शेर या फिर और भी सारे बहुत सारे हैं जिनको कि आप लोग बता सकते हैं। अब एक आता है हमारा सर्वाहारी। नाम से भी पता चल रहा होगा, सर्वा, सर्वा का मतलब होता है सभी और हारी का मतलब खाने वाला, यानी जो दोनों को खाता है, पादप को भी खाए और अदर जंतुओं के मांस को भी खाए, यानी अदर जंतुओं को भी खाए। तो इसलिए मैंने इसका डिफिनेशन लिखा, जो पादप और मांस दोनों खाते हैं उसे हम लोग क्या कर देते हैं भैया, सर्वाहारी कहते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया मनुष्य, कौवा, भालू, कुत्ता, ये सभी हमारे क्या हो सकते हैं भैया, सर्वाहारी हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है, हमारे भोजन का मुख्य स्रोत पौधा तथा जंतु है। यस, इस चीज को हमेशा याद रखना है। इस चैप्टर में एक ही चीज तो महत्वपूर्ण है, नोट करने लायक ये बात थी, हमारे भोजन में मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है और चैप्टर 1 इसी वीडियोस में, मतलब इसी छोटे से पार्ट में हम लोग ने एनसीईआरटी का चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया। आप किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करते हो, आपका ये सिलेबस चैप्टर क्या है, 100% मैं आपको वादा करता हूँ कि ये कंप्लीट है। साथ साथ में मैं बता दूं, आप क्लास में पढ़ते हो तो तब पर भी इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट हमारा क्या बचा हुआ है भैया, भारत में विभिन्न प्रदेश में पाए जाने वाले भोजन में बहुत विविधता है। सच बात है। विविधता का मतलब क्या होता है भैया, सबसे बात तो पहले ये आती है, विविधता का मतलब होता है भैया, इंग्लिश में कहे तो इसको कहते हैं डाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह में भिन्न पाया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बिहार में सबसे प्रसिद्ध चीज मैं बताऊं तो लिट्टी चोखा। तो ये तो कोई जरूरी नहीं ना कि उत्तर प्रदेश में भी लिट्टी चोखा ही हो, या फिर मतलब कहते मध्य प्रदेश में भी लिट्टी चोखा ही हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, हमारी विविधता है। विविधता भी कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कुछ लोगों की लैंग्वेज के आधार पे हो जाती है, कुछ लोगों की जेंडर के आधार पे हो जाती है, कुछ लोगों की सेक्स के आधार पे हो जाती है, या मतलब बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जिनके आधार पे हमारी विविधता या फिर हमारी डाइवर्सिटी देखी जाती है। अगर मैं आम बोलचाल कहूँ तो डाइवर्सिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग उसके बाद जब इसी क्लास का, यानी जब हम लोग बात करेंगे तो इसी क्लास में हम लोग ये वाला जो है इस क्लास 6 के ही, मतलब जब हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विविधता में एकता वाला देश भारत, तो उसमें मैं बताऊंगा आपको, डिस्क्राइब करूंगा कि ये भैया विविधता क्या होता है, भेदभाव क्या होता है, इन सभी चीजों पे मैं चर्चा करूंगा पॉलिटी में। अगर आप लोगों को मेरा आज का क्लास अच्छा लगा हो, एनसीईआरटी आपके लिए ये समझ में आया है कि नहीं हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो हमारे क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, पूरा देखिएगा। देखिए, दूसरा चीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोशिश की जाएगी कि इस वाली प्रॉब्लम को भी हटाई जाए, लेकिन अभी इस प्रॉब्लम को हम लोग फिलहाल ट्रीट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि आप लोगों को मुझे बेहतर से बेहतर कंटेंट देना है, ये दिखाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियोस के एनसीईआरटी के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।